हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी कैफे में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी क्लास 12th हिस्ट्री में मध्यकालीन भारत चैप्टर नंबर 8 किसान, जमींदार और राज्य। राज्य मतलब सरकार। कृषि समाज और मुगल साम्राज्य लगभग 16वीं और 17वीं सदी तक पढ़ेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक लंबा होने के कारण हम लोग दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। 16वीं 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में करीब करीब 85% लोग गांवों में रहते थे। छोटे खेतिहर और भूमिहर संभ्रांत मतलब अमीर, दोनों ही कृषि उत्पादन से जुड़े थे और दोनों ही फसल के हिस्सों के दावेदार थे। इससे उनके बीच सहयोग, प्रतियोगिता और संघर्ष के रिश्ते बने। खेती से जुड़े इन तमाम रिश्तों के ताने बाने से गांव का समाज बनता था। इसी समय कई बाहरी ताकतें भी ग्रामीण दुनिया में दाखिल हुई। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मुगल राज्य था, जो अपनी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा कृषि उत्पादन से उगाहता था। मुगल राज्य का सबसे बड़ा आमदनी का हिस्सा कहाँ से था? कृषि उत्पादन से था। राज्य की नुमाइंदे राजस्व निर्धारित करने वाले, राजस्व वसूली करने वाले, हिसाब रखने वाले ग्रामीण समाज पर काबू रखने की कोशिश करते थे। वे तसल्ली करना चाहते थे कि खेतों की जुताई हो और राज्य को उपज से अपने हिस्से का कर समय पर मिल जाए। राज्य मतलब सरकार। चूंकि कई फसलें बिक्री के लिए उगाई जाती थी, इसलिए व्यापार, मुद्रा और बाजार भी गांवों में घुस आए और इससे खेती वाले इलाके शहर से जुड़ गए। ये आपको दिखाया गया है एक ग्रामीण दृश्य 17वीं शताब्दी के एक मुगल चित्र का दिखाया गया है। ब्यौरा कर रहा है किसान और कृषि उत्पादन। खेतीहर समाज की बुनियादी इकाई गांव थी, जिसमें किसान रहते थे। किसान साल भर अलग अलग मौसम में वो तमाम काम करते थे जिससे फसल की पैदावार होती थी, जैसे कि ज़मीन की जुताई, बीज बोना और फसल पकने पर उसकी कटाई। इसके अलावा वे उन वस्तुओं के उत्पादन में भी शरीक होते थे जो कृषि आधारित थी, जैसे कि शक्कर, तेल इत्यादि। लेकिन सिर्फ मैदानी इलाकों में बसे किसानों की खेती ही ग्रामीण भारत की खासियत नहीं थी। कई ऐसे क्षेत्र भी थे, जैसे कि सूखी ज़मीन के विशाल हिस्सों से पहाड़ियों वाले इलाके, जहां उस तरह की खेती नहीं हो सकती थी जैसा कि ज़्यादा उपजाऊ ज़मीनें पर। इसके अलावा भूखंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा जंगलों से घिरा था। जब हम कृषि समाज की बात करते हैं, तब हमें इन भौगोलिक विविधताओं का ख्याल रखना चाहिए। स्रोतों की तलाश। चूंकि किसान अपने बारे में खुद नहीं लिखा करते थे, इसलिए ग्रामीण समाज के क्रियाकलापों की जानकारी हमें उन लोगों से नहीं मिलती जो खेतों में काम करते थे। नतीजतन 16वीं और 17वीं सदियों के कृषि इतिहास को समझने के लिए हमारे मुख्य स्रोत वे ऐतिहासिक ग्रंथ व दस्तावेज हैं जो मुगल दरबार की निगरानी में लिखे गए थे। सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथों में एक था आईने अकबरी, संक्षेप में आइन। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया है? अबुल फजल के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, कितने बार एग्जाम में पूछा है। जिसे अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा। किसके समय में लिखा? अकबर के समय में। खेतों की नियमित जुताई की तसल्ली करने के लिए, राज्य के नुमाइंदों द्वारा करों की उगाही के लिए और राज्य व ग्रामीण सत्तापोषों यानी कि जमींदारों के बीच के रिश्तों के नियमन के लिए जो इंतजाम राज्य ने किए थे, उसका लेखा जोखा इस ग्रंथ में बड़ी सावधानी से पेश किया गया है। आइन का मुख्य उद्देश्य अकबर के साम्राज्य का एक ऐसा खाका पेश करना था जहां एक मजबूत सत्ताधारी वर्ग सामाजिक मेलजोल बनाकर रखना था। आइन के लेखक के मुताबिक मुगल राज्य की खिलाफ कोई बगावत या किसी भी किस्म की स्वायत्त सत्ता की दावेदारी का असफल होना पहले ही तय था। दूसरे शब्दों में, किसानों के बारे में जो कुछ हमें आइन से पता चलता है वह सत्ता के ऊंचे गलियारों का नज़रिया है। खुशकिस्मती से आइन की जानकारी के साथ साथ हम उन स्रोतों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो मुगलों की राजधानी से दूर इलाकों में लिखे गए हैं। इनमें 17वीं व 18वीं सदियों के गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान से मिलने वाले वे दस्तावेज शामिल हैं जो सरकार की आमदनी की विस्तृत जानकारी देते हैं। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे दस्तावेज भी हैं जो पूर्वी भारत में कृषि संबंधों का उपयोगी खाका पेश करते हैं। ये सभी स्रोत किसानों, जमींदारों और राज्य के बीच
तने झगड़ों को दर्ज करते हैं लगे हाथ ये स्रोत यह समझने में हमारी मदद करते हैं कि किसान राज्य को किस नज़रिए से देखते थे और राज्य से उन्हें कैसे न्याय की उम्मीद थी। किसान और उनकी ज़मीन। मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर रैयत, बहुवचन रियाया या मुजरियान शब्द का इस्तेमाल करते थे। ये इम्पोर्टेंट हो गया आपका। भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए क्या क्या करते थे? रैयत और रियाया और मुजरियान। साथ ही हमें किसान या असामी शब्द भी मिलते हैं। 17वीं सदी के स्रोत दो किस्म के किसानों की चर्चा करते हैं, खुद काश्त व पाही काश्त। पहले किस्म के किसान वे थे जो उन्हीं गांवों में रहते थे जिनमें उनकी ज़मीन थी। दूसरे पाही काश्त वे खेतिहर थे जो दूसरे गांवों से ठेके पर खेती करने आते थे। लोग अपनी मर्जी से भी पाही काश्त बनते थे। मसलन अगर करों की शर्तें किसी दूसरे गांव में बेहतर मिले और मजबूरन भी, मसलन अकाल या भुखमरी के बाद आर्थिक परेशानी से। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। ये आपका खुद काश्त और पाही काश्त। खुद काश्त क्या हो जाएगा? अपने ही गांवों में रहकर खेती करना। और पाही काश्त क्या हो जाएगा? दूसरे गांव में ठेके पर खेती करना। उत्तर भारत के एक औसत किसान के पास शायद ही कभी एक जोड़ी बैल और 2 हल से ज़्यादा कुछ होता था। ज़्यादातर के पास इससे भी कम। गुजरात में जिन किसानों के पास 6 एकड़ के करीब ज़मीन थी वे समृद्ध माने जाते थे। दूसरी तरफ बंगाल में एक औसत किसान की ज़मीन की ऊपरी सीमा 5 एकड़ थी। 10 एकड़ ज़मीन वाले असामी को अमीर समझा जाता था। खेती व्यक्तिगत मिल्कियत के सिद्धांत पर आधारित थी। किसानों की ज़मीन उसी तरह खरीदी और बेची जाती थी जैसे दूसरे संपत्ति मालिकों की। 19वीं सदी के दिल्ली आगरा इलाकों में किसानों की मिल्कियत का यह विवरण 17वीं सदी पर भी उतना ही लागू होता है। हल जोतने वाले खेतिहर किसान हर जमीन की हदों पर मिट्टी, ईंट और कांटे से पहचान के लिए निशान लगाते हैं और ज़मीन के ऐसे हजारों टुकड़े किसी भी गांव में देखे जा सकते हैं। किसान बस्तियों का बसना उजाड़ना यह हिंदुस्तानी कृषि समाज की एक खासियत थी और इस खासियत ने मुगल शासक बाबर की तेज निगाहों को इतना चौंकाया कि उसने इसे अपने संस्मरण बाबरनामा में नोट किया। ये पूछा जाता है बाबरनामा किसकी रचना है? बाबर का। हिंदुस्तान में बस्तियां और गांव दरअसल शहर के शहर एक लम्हे में ही वीरान भी हो जाते हैं और बस भी जाते हैं। वर्षों से आबाद किसी बड़े शहर के बासिंदे उसे छोड़कर चले जाते हैं तो वे काम कुछ इस तरह करते हैं कि 1.5 दिनों के अंदर उनका हर नामो निशान वहाँ से मिट जाता है। दूसरी ओर अगर वे किसी जगह पर बसना चाहते हैं तो उन्हें पानी के रास्ते खोदने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि उनकी सारी फसलें बारिश के पानी में उगती है। और चूँकि हिंदुस्तान की आबादी बेशुमार है और लोग उमड़ते चले आते हैं, वे एक सरोवर या कुआं बनाकर लेते हैं। उन्हें घर बनाने या दीवार खड़ी करने की ज़रूरत नहीं होती। खस की घास बहुतायत में पाई जाती है, जंगल अपार है, झोपड़ियाँ बनाई जाती है और याकायाक एक गांव या शहर खड़ा हो जाता है। सिंचाई और तकनीक। ज़मीन की बहुतायत, मजदूरों की मौजूदगी और किसानों की गतिशीलता की वजह से कृषि का लगातार विस्तार हुआ। चूँकि खेती का प्राथमिक उद्देश्य लोगों का पेट भरना था, इसलिए रोज़मर्रा के खाने की ज़रूरतें जैसे चावल, गेहूँ, ज्वार इत्यादि फसलें सबसे ज़्यादा उगाई जाती थी। जिन इलाकों में प्रति वर्ष 40 इंच या उससे ज़्यादा बारिश होती थी वहाँ कमोबेश चावल की खेती होती थी। कम और कमतर बारिश वाले इलाकों में क्रमशः गेहूँ और ज्वार बाजरे की खेती ज़्यादा प्रचलित थी। मानसून भारतीय कृषि की रीढ़ थी जैसा कि आज भी है, लेकिन कुछ ऐसी फसलें भी थी जिनके लिए अतिरिक्त पानी की ज़रूरत थी। इनके लिए सिंचाई के लिए कृत्रिम उपाय बनाने पड़े। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल।
पेड़ों और खेतों की सिंचाई। यह बाबरनामा से लिया गया एक अंश है जो सिंचाई के उन उपकरणों के बारे में बताता है जो इस बादशाह ने उत्तर भारत में देखे। बाबरनामा किसकी रचना है आपका? बाबर का है, ये इम्पोर्टेंट है। हिंदुस्तान के मुल्क का ज़्यादातर हिस्सा मैदानी ज़मीन पर बसा हुआ है। हालांकि यह शहर और खेती लायक ज़मीन भी बहुतायत है, लेकिन कहीं वे बहते पानी का इंतज़ाम नहीं। वे इसलिए कि फसल उगाने या बागानों के लिए पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। शरद ऋतु की फसलें बारिश के पानी से ही पैदा हो जाती है, और यह हैरानगी की बात है कि बसंत ऋतु की फसलें तो तब भी पैदा हो जाती है जब बारिश बिल्कुल ही नहीं होती। फिर भी छोटे पेड़ों तक बाल्टियों या राहट के जरिए पानी पहुंचाया जाता है। राहट का मतलब सिंचाई। ये पूछा गया प्रश्न है। लाहौर, दीपालपुर दोनों ही आज के पाकिस्तान में और दूसरी ओर जगहों पर लोग राहट के जरिए सिंचाई करते थे। वे रस्सी के दो गोलाकार फंदे बनाते हैं जो कुएं की गहराई के मुताबिक लंबे होते हैं। इन फंदों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर लकड़ी के गुटके लगाते हैं और इन गुटकों पर गढ़े बांध देते हैं। लकड़ी के गुटकों और गढ़ों से बंधी इन रस्सियों को कुएं के ऊपर पहियों से लटकाया जाता है। पहियों की दूरी पर एक और पहिया, इस अंतिम पहिए को बैल के जरिए घुमाया जाता है। इस पहिए के दांत पास के दूसरे पहिए के दांतों को जकड़ लेते हैं और इस तरह घड़ों वाला पहिया घूमने लगता है। घड़ों से जहाँ पानी गिरता है वहाँ एक संकरा नाला खोद दिया जाता है और इस तरीके से हर जगह पानी पहुँचाया जाता है। आगरा, चांदपुर, चांदवर या और बयाना आज के उत्तर प्रदेश में और ऐसे अन्य इलाकों में भी लोग बाल्टियों से सिंचाई करते हैं। कुएं के किनारों पर वे लकड़ी के कन्ने गाड़ देते हैं। इन कन्नों के बीच बेलन टिकाते हैं। एक बड़ी बाल्टी से रस्सी बांधते हैं, रस्सी को बेलन पर लपेटते हैं और इसके दूसरे छोर बैल से बांध लेते हैं। एक शख्स को बैल हाँकना पड़ता है, दूसरा बाल्टी से पानी निकालता है। राहट की संरचना को दिखाया गया है। ये आपका यही बताया गया है। ये बैल है, इससे पानी निकलता है। ये राहट। ये आपका विजयनगर की सिंचाई को दिखाया गया है। विजयनगर की सिंचाई कैसी होती थी? राहट के द्वारा। सिंचाई कार्यों को राज्य की मदद भी मिलती थी। मसलन उत्तर भारत में राज्य ने कई नई नहरें व नाले खुदवाए और पुरानी नहरों की मरम्मत करवाई। जैसे कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान पंजाब में शाह नहर, ये इंपॉर्टेंट हो गया। पंजाब में शाह नहर किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। वैसे तो खेती मेहनत कसी का काम था, लेकिन किसान ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल भी करते थे जो अक्सर पशु बल पर आधारित होती थी। ऐसा एक उदाहरण लकड़ी के उस हल्के हल का दिया जा सकता है जिसको एक छोर पर लोहे की नुकीली धार या फाल लगाकर आसानी से बनाया जा सकता था। ऐसे हल मिट्टी को बहुत गहरे नहीं खोदते थे, जिसके कारण तेज गर्मी के महीनों में नमी बची रहती थी। बैलों के जोड़े के सहारे खींचे जाने वाले बरमे का इस्तेमाल बीज बोने के लिए किया जाता था, लेकिन बीजों को हाथ से छिड़क कर बोने का रिवाज ज़्यादा प्रचलित था। मिट्टी की गुड़ाई और साथ साथ निराई के लिए लकड़ी के मूठ वाले लोहे के पतले धार काम में लाए जाते थे। तंबाकू का प्रसार। यह पौधा सबसे पहले दक्कन पहुंचा और वहां से 17वीं सदी के शुरुआती वर्षों में इसे उत्तर भारत लाया गया। तंबाकू कहाँ से आया? ये पुर्तगाली लोग लाए थे। आइन उत्तर भारत की फसलों की सूची में तंबाकू का जिक्र नहीं करती है। अकबर और उसके अभिजातों ने 1604 ईस्वी में पहली बार तंबाकू देखा। ऐसा लगता है कि इसी समय तंबाकू का धूम्रपान हुक्के या चीलम में करने की लत ने जोर पकड़ा। जहांगीर इस बुरी आदत के फैलने से इतना चिंतित हुआ कि
उसने इसे पाबंदी लगा दी। किसने लगाया था पाबंदी? तंबाकू पर पाबंदी। तंबाकू पर पाबंदी किसने लगाया था? पाबंदी जहांगीर के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। यह पाबंदी पूरी तरह से बेअसर साबित हुई, क्योंकि हम जानते हैं कि 17वीं सदी के अंत तक तंबाकू पूरे भारत में खेती, व्यापार और उपयोग की मुख्य वस्तुओं में से एक था। फसलों की भरमार मौसम के दो मुख्य चक्रों के दौरान खेती की जाती थी, एक खरीफ पतझड़ में, दूसरी रबी वसंत में। यानी सूखे इलाकों में बंजर जमीन को छोड़ दे तो ज़्यादातर जगहों पर साल में कम से कम दो फसलें होती थी। जहां बारिश और सिंचाई के अन्य साधन हर वक्त मौजूद थे, वहां 2 साल में 3 फसलें भी उगाई जाती थी। इस वजह से पैदावार में भारी विविधता पाई जाती थी। उदाहरण के तौर पर आइन हमें बताती है कि दोनों मौसम मिलाकर मुगल प्रांत आगरा में 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी, जबकि दिल्ली प्रांत में 43 फसलों की पैदावार होती थी। बंगाल में सिर्फ चावल की 50 किस्में पैदा होती थी। बंगाल में चावल 50 किस्म की। हालांकि दैनिक आहार की खेती पर ज़्यादा जोर दिया जाता था, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि मध्यकालीन भारत में खेती सिर्फ गुजारा करने के लिए की जाती थी। स्रोतों में हमें अक्सर जिन्स ए कामिल, सर्वोत्तम फसलें जैसे लफ्ज मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो गया, जिन्स ए काबिल, इसका मतलब हो गया सर्वोत्तम फसलें। मुगल राज्य भी किसानों को ऐसी फसलों की खेती करने के लिए बढ़ावा देता था, क्योंकि इनसे राज्य को ज़्यादा कर मिलता था। राज्य मतलब सरकार को ज़्यादा कर मिलता था। कपास और गन्ने जैसी फसलें बेहतरीन जिन्स ए कामिल थी। जिन्स ए कामिल बेहतर या सर्वोत्तम फसलें। मध्य भारत और दक्षिणी पठार में फैले हुए जमीन के बड़े बड़े टुकड़ों पर कपास उगाई जाती थी, जबकि बंगाल अपनी चीनी के लिए मशहूर थी। तिलहन जैसे सरसों और दलहन भी नकदी फसलों में आती थी। इससे पता चलता है कि एक औसत किसान की ज़मीन पर किस तरह पेट भरने के लिए होने वाले उत्पादन और व्यापार के लिए किए जाने वाले उत्पादन एक दूसरे से जुड़े हुए थे। कृषि की समृद्धि और आबादी की बढ़ोतरी। कृषि उत्पादन के ऐसे विविध और लचीले तरीकों का एक बड़ा नतीजा यह निकला कि आबादी धीरे धीरे बढ़ने लगी। आर्थिक इतिहासकारों की गणना के मुताबिक समय समय पर होने वाली भुखमरी और महामारी के बावजूद 1600 से 1700 के बीच भारत की आबादी लगभग 5 करोड़ बढ़ गई। 200 वर्षों में यह करीब करीब 33% बढ़ोतरी थी। 17वीं सदी में दुनिया के अलग अलग हिस्सों से कई नई फसलें भारतीय उपमहाद्वीप पहुंची। मसलन मक्का भारत में अफ्रीका से आया और स्पेन के रास्ते आया, और 17वीं सदी तक इसकी गिनती पश्चिम भारत की मुख्य फसलों में होने लगी। टमाटर, आलू और मिर्च जैसी सब्जियां नई दुनिया आपका हो जाएगा यूएसए अमेरिका। टमाटर, आलू और मिर्च और सब्जियां कहाँ से आया? अमेरिका से। इसी तरह अनानास और पपीता जैसे फल वहीं से आए। अनानास और पपीता कहाँ से आया? अमेरिका से। ग्रामीण समुदाय। ऊपर लिखी बातों से जाहिर है कि कृषि उत्पादन में किसानों की पुरजोर भागीदारी और पहल होती थी। इससे मुगल समाज के कृषि संबंधों पर क्या असर पड़ता था, यह पता करने के लिए आइए हम समाज के उन समूहों पर एक नज़र डालें जो खेती के विस्तार में शरीक होते थे। साथ ही हम उनके बीच के रिश्तों और झगड़ों पर भी गौर करेंगे। हम पहले देख चुके हैं कि किसान की अपनी ज़मीन पर व्यक्तिगत मिल्कियत होती थी। साथ ही जहाँ तक उनके सामाजिक अस्तित्व का सवाल है, कई मायनों में वे एक सामाजिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा थे। इस समुदाय के 3 घटक थे: खेतिहर किसान, पंचायत और गांव का मुखिया। ये पूछा जाता है गांव का मुखिया क्या कहते हैं? मुकद्दम या मंडल। आरंभिक 19वीं सदी का एक चित्र जिसमें पंजाब के एक गांव को दिखाया गया है। ये आपको दिखाया गया है, पंजाब का एक चित्र है। जाति और ग्रामीण माहौल। जाति और अन्य जाति
जैसे भेदभावों की वजह से खेतिहर किसान कई तरह के समूहों में बंटे थे। खेती की जुताई करने वालों में एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की थी जो नीच समझे जाने वाले कामों में लगे थे या फिर खेतों में मजदूरी करते थे। हालांकि खेती लायक ज़मीन की कमी नहीं थी, फिर भी कुछ जाति के लोगों को सिर्फ नीच समझे जाने वाले काम ही दिए जाते थे। इस तरह वे गरीब रहने के लिए मजबूर थे। जनगणना तो उस वक्त नहीं होती थी, पर जो थोड़े बहुत आंकड़े और तथ्य हमारे पास हैं उनसे पता चलता है कि गांव की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे ही समूहों का था। इनके पास संसाधन सबसे कम थे और जाति व्यवस्था की पाबंदियों से बंधे थे। इनकी हालत कमोबेश वैसी ही थी जैसे कि आधुनिक भारत में दलितों की। दूसरे संप्रदायों में भी ऐसे भेदभाव फैलने लगे थे। मुसलमान समुदायों में हलाल खोरान जैसे नीच कामों से जुड़े समूह गांव की हदों के बाहर ही रह सकते थे। इसी तरह बिहार में मल्लाह जादाओं, शाब्दिक अर्थ नाविकों का पुत्र, की तुलना दासों से की जा सकती है। ये इम्पोर्टेंट हो गया, ये आपका पूछा गया प्रश्न है। नाविकों के पुत्र को क्या कहा जाता है? मल्लाह जादाओं, ठीक है, जादाओं, बिहार हो गया। समाज के निचले तबकों में जाति, गरीबी और सामाजिक हैसियत के बीच सीधा रिश्ता था। ऐसा बीच में समूहों में नहीं था। 17वीं सदी में मारवाड़ में लिखी गई एक किताब राजपूतों की चर्चा किसानों के रूप में करती है। इस किताब के मुताबिक जाट भी किसान थे, लेकिन जाति व्यवस्था में उनकी जगह राजपूतों के मुकाबले नीची थी। 17वीं सदी में राजपूत होने का दावा वृंदावन, उत्तर प्रदेश के इलाके में गौरव समुदाय ने भी किया। बावजूद इसके कि वे ज़मीन की जुताई के काम में लगे थे। पशुपालन और बागवानी में बहुत मुनाफे की वजह से यादव कह सकते हैं, गुज्जर और माली जैसी जातियां सामाजिक सीढ़ी में ऊपर उठी। पूर्वी के इलाकों में पशुपालन और मछुआरी जातियों जैसे सदगोप व कैवर्त भी किसानों की किसी सामाजिक स्थिति पाने लगी। पंचायतें और मुखिया। गांव की पंचायत में बुजुर्गों का जमावड़ा होता था। आमतौर पर वे गांव के महत्वपूर्ण लोग हुआ करते थे जिनके पास अपनी संपत्ति के पुश्तैनी अधिकार होते थे। जिन गांवों में कई जातियों के लोग रहते थे वहां अक्सर पंचायत में भी विविधता पाई जाती थी। यह एक ऐसा अल्पतंत्र था जिसमें गांव के अलग अलग संप्रदायों और जातियों की नुमाइंदगी होती थी। फिर भी इसकी संभावना कम ही है कि छोटे मोटे और नीच काम करने वाले खेतिहर मजदूरों के लिए इसमें कोई जगह होती होगी। पंचायत का फैसला गांव में सबको मानना पड़ता था। पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे मुकद्दम या मंडल कहते थे। ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। पंचायत का सरदार एक मुखिया को क्या कहते थे? मुकद्दम या मंडल। कुछ स्रोतों से ऐसा लगता है कि मुखिया का चुनाव गांव के बुजुर्गों की आम सहमति से होता था और इस चुनाव के बाद उन्हें इसकी मंजूरी जमींदार से लेनी पड़ती थी। मुखिया अपने ओहदे पर तभी तक बना रहता था जब तक गांव के बुजुर्गों को उस पर भरोसा था। ऐसा नहीं होने पर बुजुर्ग उसे बर्खास्त कर सकते थे। गांव के आमदनी व खर्चे का हिसाब किताब अपनी निगरानी में बनवाना मुखिया का मुख्य काम था और इसमें पंचायत का पटवारी उसकी मदद करता था। पंचायत का खर्चा गांव के उस आम खजाने से चलता था जिसमें हर व्यक्ति का अपना योगदान देता था। इस खजाने से उनकर अधिकारियों की खातिरदारी का खर्चा भी किया जाता था जो समय समय पर गांव का दौरा किया करते थे। भ्रष्ट मंडल अक्सर अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते थे। मुख्यतः उन पर यह आरोप था कि वे पटवारी के साथ मिलकर हिसाब किताब में हेराफेरी करते थे और यह भी कि वे अपनी ज़मीन पर कर का आकलन कम करके अतिरिक्त बोझ छोटे किसानों पर डाल देते थे। दूसरी ओर इस कोष का इस्तेमाल बाढ़ जैसी प्राकृतिक विपदाओं से निपटने के लिए भी होता था और ऐसे सामुदायिक
कार्यों के लिए भी जो किसान खुद नहीं कर सकते थे, जैसे कि मिट्टी के छोटे मोटे बांध बनवाना या नहर खोदना। पंचायत का एक बड़ा काम यह तसल्ली करना था कि गांव में रहने वाले अलग अलग समुदायों के लोग अपनी जाति की हदों के अंदर रहे। पूर्वी भारत में सभी शादियां मंडल की मौजूदगी में होती थी। यूँ कहा जा सकता है कि जाति की अवहेलना रोकने के लिए लोगों के आचरण पर नज़र रखना गांव के मुखिया की जिम्मेदारियों में से एक था। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी का चित्र जिसमें गांव के बुजुर्ग कर अधिकारियों से मिल रहे हैं, ये आपको दिखाया गया है। पंचायतों को जुर्माना लगाने और समुदाय से निष्कासित करने जैसे ज़्यादा गंभीर दंड देने का अधिकार थे। समुदाय से बाहर निकालना एक कड़ा कदम था जो एक सीमित समय के लिए लागू किया जाता था। इसके तहत दंडित व्यक्ति को दिए हुए समय के लिए गांव छोड़ना पड़ता था। इस दौरान वह अपनी जाति और पेशे से हाथ धो बैठता था। ऐसी नीतियों का मकसद जातिगत रिवाजों की अवहेलना रोकना था। ग्राम पंचायत के अलावा गांव में हर जाति की एक अपनी पंचायत होती थी। समाज में ये पंचायतें काफ़ी ताकतवर होती थी। राजस्थान में जाति पंचायतें अलग अलग जातियों के लिए लोगों के बीच दीवानी के झगड़ों का निपटारा करती थी। वे ज़मीन से जुड़े दावेदारियों के झगड़े सुलझाती थी। यह तय करती थी कि शादियां जातिगत मानदंडों के मुताबिक हो रही है या नहीं, और यह भी कि गांव के आयोजन में किसको किसके ऊपर तरजीह दी जाएगी, कर्मकांडीय वर्चस्व किस कर्म में होगा। फौजदारी न्याय को छोड़ दे तो ज़्यादातर मामलों में राज्य जाति पंचायत के फैसलों को मानता था। पश्चिम भारत, खासकर राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे प्रांतों के संकलित दस्तावेजों में ऐसी कई अर्जियां हैं जिनमें पंचायत से ऊंची जातियों या राज्य के अधिकारियों के खिलाफ जबरन कर उगाही या बेगार वसूली की शिकायत की गई। आमतौर पर यह अर्जियां ग्रामीण समुदाय के सबसे निचले तबके के लोग लगाते थे। अक्सर सामूहिक तौर पर भी ऐसी अर्जियां दी जाती थी। इनमें किसी जाति या संप्रदाय विशेष के लोग संभ्रांत मतलब अमीर समूहों की उन मांगों के खिलाफ का विरोध जताते थे जिन्हें वे नैतिक दृष्टि से अवैध मानते थे। उनमें एक थी बहुत ज़्यादा कर की मांग, क्योंकि इससे किसानों का दैनिक गुजारा ही जोखिम में पड़ जाता था। खासकर सूखे या ऐसी दूसरी विपदाओं के दौरान उनकी नज़रों में जिंदा रहने के लिए न्यूनतम बुनियादी साधन उनका परंपरागत रिवाजी हक था। वे समझते थे कि ग्राम पंचायत को इसकी सुनवाई करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य अपना नैतिक फर्ज अदा करे और न्याय करे। निचली जाति के किसानों और राज्य के अधिकारियों या स्थानीय जमींदारों के बीच झगड़ों में पंचायत के फैसले अलग अलग मामलों में अलग अलग हो सकते थे। अत्यधिक कर की मांगों के मामले में पंचायत अक्सर समझौते का सुझाव देती थी। जहां समझौते नहीं हो पाते थे वहां किसान विरोध के ज़्यादा उग्र रास्ते अपनाते थे, जैसा कि गांव छोड़कर भाग जाना। जोतने लायक खाली ज़मीन अपेक्षाकृत आसानी से उपलब्ध थी, जबकि श्रम को लेकर प्रतियोगिता थी। इस वजह से गांव छोड़कर भाग जाना खेतीहरों के हाथ में एक बड़ा प्रभावी हथियार था। कपड़ा उत्पादन को दर्शाती 17वीं शताब्दी की एक चित्रकारी को दिखाया गया है। ये आपका कपड़ा उत्पादन हो रहा है। ग्रामीण दस्तकार अलग अलग तरह के उत्पादन कार्य में जुटे लोगों के बीच फैले लेन देन के रिश्ते गांव का एक और रोचक पहलू था। अंग्रेजी शासन के शुरुआती वर्षों में किए गए गांवों के सर्वेक्षण और मराठाओं के दस्तावेज बताते हैं कि गांवों में दस्तकार काफ़ी अच्छी तादाद में रहते थे। कहीं कहीं तो कुल घरों के 25% घर दस्तकारों के थे। कभी कभी किसानों और दस्तकारों के बीच फ़र्क करना मुश्किल होता था, क्योंकि कई ऐसे समूह थे जो दोनों किस्म के काम करते थे। खेतीहर और उसके परिवार के सदस्य कई तरह की वस्तुओं के उत्पादन में शिरकत करते थे। मसलन रंगरेजी, कपड़े पर छपाई, मिट्टी के बर्तनों को पकाना, खेती के औजारों को बनाना या उनकी मरम्मत करना। उन महीनों में जब उनके पास खेती के काम से फुर्सत होती थी, जैसे कि बुआई और सुहाई के बीच या सुहाई और कटाई के बीच, उस समय से ये खेतिहर दस्तकारी का काम करते थे।
कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, यहाँ तक कि सुनार जैसे ग्रामीण दस्तकार भी अपनी सेवाएं गांव के लोगों को देते थे, जिसके बदले गांव वाले उन्हें अलग अलग तरीक़ों से उन सेवाओं की अदायगी करते थे। आमतौर पर या तो उन्हें फसल का एक हिस्सा दे दिया जाता था या फिर गांव की ज़मीन का एक टुकड़ा, शायद कोई ऐसी ज़मीन जो खेती लायक होने के बावजूद बेकार पड़ी थी। अदायगी की सूरत क्या होगी ये शायद पंचायत ही तय करती थी। महाराष्ट्र में ऐसी ज़मीन दस्तकारों को मीरास या वतन बन गई, जिस पर दस्तकारों को पुश्तैनी अधिकार होता था। मीरास और वतन आपका महाराष्ट्र में ये पुश्तैनी अधिकार होता था। यही व्यवस्था कभी कभी थोड़े बदले हुए रूप में भी पाई जाती थी। यहाँ दस्तकार और हर एक खेतीहर परिवार परस्पर बातचीत करके अदायगी की किसी एक व्यवस्था पर राजी होते थे। ऐसे में आमतौर पर वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय होता था। उदाहरण के तौर पर 18वीं सदी के स्रोत बताते हैं कि बंगाल में जमींदार उनकी सेवाओं के बदले लोहारों, बढ़ई और सोनारों तक को रोज का भत्ता और खाने के लिए नकदी देते थे। इस व्यवस्था को जजमानी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो गया। जजमानी किसे कहा जाता था? नकदी भत्ता देता था। नकदी भत्ता या खाने के लिए। हालांकि यह शब्द 16वीं व 17वीं सदी में बहुत इस्तेमाल नहीं होता था। यह सबूत मज़ेदार है क्योंकि इनसे पता चलता है कि गांव के छोटे स्तर पर फेरबदल के रिश्ते कितने पेचीदा थे। ऐसा नहीं है कि नकद अदायगी का चलन बिल्कुल ही नदारद था। एक छोटा गणराज्य ग्रामीण समुदाय की अहमियत को हम कैसे समझें? 19वीं सदी के कुछ अंग्रेज अफसरों ने भारतीय गांवों को एक ऐसे छोटे गणराज्य के रूप में देखा जहां लोग सामूहिक स्तर पर भाईचारे के साथ संसाधनों और श्रम का बंटवारा करते थे। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि गांव में सामाजिक बराबरी थी। संपत्ति की व्यक्तिगत मिल्कियत होती थी। साथ ही जाति और जेंडर, सामाजिक लिंग के नाम पर समाज में गहरी विषमताएं थी। कुछ ताकतवर लोग गांव के मसलों पर फैसले लेते थे और कमज़ोर वर्गों का शोषण करते थे। न्याय करने का अधिकार भी उन्हीं को मिला हुआ था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि गांवों और शहरों के बीच होने वाले व्यापार की वजह से गांवों में भी नकद के रिश्ते फैल चुके थे। मुगलों के केंद्रीय इलाकों में कर की गणना और वसूली भी नकद में की जाती थी। जो दस्तकार निर्यात के लिए उत्पादन करते थे उन्हें उनकी मजदूरी या पूर्व भुगतान भी नकद में ही मिलता था। इसी तरह कपास, रेशम या नील जैसी व्यापारिक फसलें पैदा करने वालों का भुगतान भी नकदी में ही होता था। गांवों में मुद्रा 17वीं सदी में फ्रांसीसी यात्री जियां बैपिस्ट टैवर्नियर को यह बात उल्लेखनीय लगी कि भारत में वे गांव बहुत ही छोटे कहे जाएंगे जिनमें मुद्रा की फेर बदल करने वाले, जिन्हें सराफ कहते हैं। सराफ किसे कहते हैं? मुद्रा का फेर बदल। ये शब्दावली इंपॉर्टेंट है। सराफ कहते हैं इसको। ना हो, एक बैंकर की तरह सराफ हवाला भुगतान करते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक पैसे के मुकाबले रुपये की कीमत बढ़ा देते हैं और कौड़ियों के मुकाबले पैसे की। ये आपको दिखाया गया है। सराफ अपने काम में लगा हुआ है। कृषि समाज में महिलाएं, जैसा कि शायद कई समाजों में आपने गौर किया होगा कि उत्पादन की प्रक्रिया में मर्द और महिलाएं खास किस्म की भूमिकाएं अदा करती है। जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं वहाँ महिलाएं और मर्द कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम करते थे। मर्द खेत जोतते थे व हल चलाते थे और महिलाएं बुआई, निराई और कटाई के साथ साथ पकी हुई फसल का दाना निकालने का काम करती थी। जब छोटी छोटी ग्रामीण इकाइयों का और किसान की व्यक्तिगत खेती का विकास हुआ, जो कि मध्यकालीन भारतीय कृषि की खासियत थी, तब घर परिवार के संसाधन और श्रम उत्पादन की बुनियाद बने। स्वाभाविक तौर पर ऐसे में लिंग बोध के आधार पर आमतौर पर किया जाने वाला फ़र्क घर के महिलाएं और बाहर के लिए मर्द मुमकिन नहीं था। फिर भी महिलाओं की
जैव वैज्ञानिक क्रियाओं को लेकर लोगों के मन में पूर्वाग्रह बने रहे। मसलन पश्चिमी भारत में राजस्वला महिलाओं को हल या कुम्हार का चाक छूने की इजाज़त नहीं थी। इसका मीनिंग क्या हो गया? राजस्वला का मतलब महिलाओं का मासिक धर्म। मासिक धर्म के समय महिलाओं को हल या कुम्हार का चाक छूने की इजाज़त नहीं थी। इसी तरह बंगाल में अपने मासिक धर्म के समय महिलाएं पान के बागान में नहीं घुस सकती थी। सूत कातने, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को साफ करने और गूंदने और कपड़ों पर कढ़ाई जैसे दस्तकारी के काम उत्पादन के ऐसे पहलू थे जो महिलाओं के श्रम पर निर्भर थे। किसी वस्तु का जितना वाणिज्यीकरण होता था उसके उत्पादन के लिए महिलाओं के श्रम की उतना ही मांग होती थी। दरअसल किसान और दस्तकार महिलाएं ज़रूरत पड़ने पर न सिर्फ खेतों में काम करती थी बल्कि नियोक्ताओं के घरों पर भी जाती थी और बाज़ारों में भी। सूत कातती एक महिला को दिखाया गया है। चूँकि समाज श्रम पर निर्भर था इसलिए बच्चे पैदा करने की अपनी काबिलियत की वजह से महिलाओं को महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखा जाता था। फिर भी शादीशुदा महिलाओं की कमी थी क्योंकि कुपोषण, बार बार मां बनने और प्रसव के वक्त मौत की वजह से महिलाओं में मृत्यु दर बहुत ज़्यादा था। इससे किसान और दस्तकार समाज में ऐसे सामाजिक रिवाज पैदा हुए जो संभ्रांत अमीर समूहों से बहुत अलग थे। कई ग्रामीण संप्रदायों में शादी के लिए दुल्हन की कीमत अदा करने की ज़रूरत होती थी, न कि दहेज की। दहेज प्रथा उस टाइम नहीं था, मतलब दुल्हन की कीमत अदा करता था। तलाकशुदा महिलाएं और विधवाएं दोनों ही कानूनन शादी कर सकती थी। महिलाओं की प्रजनन शक्ति को इतनी अहमियत दी जाती थी कि उस पर काबू खोने का बड़ा डर था। स्थापित रिवाजों के मुताबिक घर का मुखिया मर्द होता था। इस तरह महिला पर परिवार और समुदाय के मर्दों द्वारा पुरजोर काबू रखा जाता था। बेवफाई के शक पर ही महिलाओं को भयानक दंड दिए जा सकते थे। राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र आदि पश्चिम भारत के इलाकों से मिले दस्तावेजों में ऐसी दरख्वास्त मिली है जो महिलाओं ने न्याय और मुआवजे की उम्मीद से ग्राम पंचायत को भेजी थी। पत्नियां अपनी पतियों की बेवफाई का विरोध करती दिखाई देती है या फिर गृहस्थी के मर्द पर यह आरोप लगाती है कि पत्नी और बच्चों की अनदेखी करता है। मर्दों की बेवफाई हमेशा दंडित नहीं होती थी, लेकिन राज्य और ऊंची जाति के लोग अक्सर ये सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि परिवार के भरण पोषण का इंतजाम हो जाए। ज़्यादातर जब महिलाएं पंचायत को दरख्वास्त देती, उनके नाम दस्तावेजों में दर्ज नहीं किए जाते। दरख्वास्त करने वाली का हवाला गृहस्थी के मर्द मुखिया की मां, बहन या पत्नी के रूप में दिया जाता था। भूमिहर भद्रजनों में महिलाओं को पुश्तैनी संपत्ति का हक मिला हुआ था। पंजाब से ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां विधवा महिलाएं भी पुश्तैनी संपत्ति के विक्रेता के रूप में ग्रामीण जमीन के बाजार में सक्रिय हिस्सेदारी रखती थी। हिंदू और मुसलमान महिलाओं को जमींदारी उत्तराधिकार में मिलती थी, जिसे बेचने अथवा गिरवी रखने के लिए वे स्वतंत्र थी। बंगाल में भी महिला जमींदार पाई जाती थी। 18वीं सदी की सबसे बड़ी और मशहूर जमींदारियों में से एक थी राजशाही की जमींदारी, जिसकी कर्ता धर्ता एक स्त्री थी। ये आपको दिखाया गया है। फतेहपुर सिकरी का निर्माण, महिलाएं पत्थर तोड़ रही है। ये आपको दिखाया गया है, पत्थर तोड़ रही है। फतेहपुर सिकरी के निर्माण के दौरान बोझा ढोती महिलाएं आसपास के दूसरे गांवों से आने वाली महिलाएं अक्सर ऐसे निर्माण स्थलों पर काम करती थी। जंगल और कबीले बसे हुए गांवों के परे ग्रामीण भारत में बसे हुए लोगों की खेती के अलावा भी बहुत कुछ था। उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत की गहरी खेती वाले प्रदेशों को छोड़ दे तो जमीन के विशाल हिस्से जंगल या झाड़ियों खरबंदी से घिरे थे। ऐसे इलाके झारखंड सहित पूरे पूर्वी भारत, मध्य भारत, उत्तरी क्षेत्र जिसमें भारत नेपाल के सीमावर्ती इलाकों
की तराई शामिल है। दक्षिणी भारत का पश्चिमी घाट और दक्कन के पठारों में फैले हुए थे। हालांकि इस काल में अखिल भारतीय स्तर पर जंगलों के फैलाव का औसत निकालना लगभग असंभव है। फिर भी समसामयिक स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह औसत करीब करीब 40% था। समसामयिक रचनाएं जंगल में रहने वालों के लिए जंगली शब्द का इस्तेमाल करती है, लेकिन जंगली होने का मतलब सभ्यता का ना होना बिल्कुल नहीं था। वैसे आजकल इस शब्द का प्रचलित अर्थ यही है। उन दिनों इस शब्द का इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए होता था जिनका गुजारा जंगल के उत्पादों, शिकार और स्थानांतरीय खेती से होता था। ये काम मौसम के मुताबिक होते थे। उदाहरण के तौर पर भीलों में बसंत के मौसम में जंगल के उत्पाद इकट्ठा किए जाते, गर्मियों में मछली पकड़ी जाती, मानसून के महीनों में खेती की जाती और शरद व जाड़े के महीनों में शिकार किया जाता था। यह सिलसिला लगातार गतिशीलता की बुनियाद पर खड़ा था और इस बुनियाद को मजबूत भी करता था। लगातार एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहना इन जंगलों में रहने वाले कबीलों की एक खासियत थी। जहाँ तक राज्य का सवाल है, उसके लिए जंगल उलटफेर वाला इलाका था। बदमाशों को शरण देने वाला अड्डा मवास। एक बार फिर हम बाबर की ओर देखते हैं, जो कहता है कि जंगल एक ऐसा रक्षा कवच था जिसके पीछे परगना के लोग कड़े विद्रोही हो जाते थे और कर अदा करने से मुकर जाते थे। बाबर का बाबरनामा पुस्तक में ऐसा लिखा गया है। नीलगाय का शिकार करते हुए शाहजहां, ये आपका बादशाह नामा से ये दिखाया गया है। जंगलों में घुसपैठ। जंगल में बाहरी ताकतें कई तरह से घुसती थी। मसलन राज्य को सेना के लिए हाथियों की जरूरत होती थी। सरकार को इसलिए जंगलवासियों से ली जाने वाली पेशकश में अक्सर हाथी भी शामिल होते थे। मुगल राजनीतिक विचारधारा में गरीबों और अमीरों सहित सबके साथ जुड़ते हुए राज्य के गहरे सरोकार का एक लक्षण था शिकार अभियान। दरबारी इतिहासकारों की माने तो शिकार अभियान के नाम पर बादशाह अपने विशाल साम्राज्य के कोने कोने का दौरा करता था और इस तरह अलग अलग इलाकों के लोगों की समस्याओं और शिकायतों पर व्यक्तिगत रूप से गौर करता था। दरबारी कलाकारों के चित्रों में शिकार का विषय बार बार आता था। इन चित्रों में चित्रकार अक्सर छोटा सा एक दृश्य डाल देते थे जो सद्भावपूर्ण शासन का संकेत देता था। परगना मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल, ये इंपॉर्टेंट हो गया। परगना मतलब प्रशासनिक प्रमंडल। पेशकश मुगल राज्य के द्वारा ली जाने वाली एक तरह की भेंट पेशकश। कब? मुगल राज्य के दौरान। कृषि बस्तियों के लिए जंगलों का सफाया। यह 16वीं सदी में मुकुंद राम चक्रवर्ती की लिखी गई एक बंगाली कविता चंडी मंडल का एक अंश है। चंडी मंडल किसके द्वारा लिखा गया है? मुकुंद राम चक्रवर्ती। कविता के नायक कालकेतु ने जंगल खाली करवा के एक साम्राज्य की स्थापना की। खबर मिलते ही परदेसी आने लगे तमाम जगहों से। फिर कालकेतु ने खरीद कर बांटे। उनमें भारी भरकम चाकू, कुल्हाड़ी और भाले बरछे। उत्तर से आए दास सैकड़ों उमड़ते हुए चकित देखकर कालकेतु को, जिसने दी सुपारी एक एक को। दक्षिण से आए फसल कटाई वाले एक उद्यमी के साथ 500। पश्चिम से आया जफर मियाँ, साथ में 22,000 लोग। हाथों में सुलेमानी मोती की माला जपते हुए पीर ओ पैगंबर का नाम। जंगलों को हटाने के बाद उन्होंने बसाए बाजार। सैकड़ों की तादाद में विदेशी जंगलों को जैसे खा लिए और घुस आए वहाँ। कुल्हाड़ियों की आवाज़ सुनकर शेर डर गए और दहाड़ते हुए भाग निकले।
पहाड़ी कबीलों और मैदानों के बीच व्यापार लगभग 1595। अवध सूबे आज के उत्तर प्रदेश का हिस्सा के मैदानी इलाकों और पहाड़ी कबीलों के बीच होने वाले लेन देन के बारे में अबुल फजल कुछ इस तरह लिखा है। उत्तर के पहाड़ों से इंसानों मोटे मोटे घोड़ों और बकरों की पीठ पर लादकर बेशुमार सामान ले जाए जाते हैं, जैसे कि सोना, तांबा, सीसा, कस्तूरी, सूरा गाय, याक की पूंछ, शहद, चूक, संतरे के रस और नींबू के रस को साथ उबाल कर बनाया जाने वाला एक अम्ल, अनारदाना, अदरक, लंबी मिर्च, मजीठ जिससे लाल रंग बनाया जाता है की जड़ें, सुहागा, जदवार, हल्दी जैसे एक जड़, मोम, ऊनी कपड़े, लकड़ी के सामान, चील बाज, काले बाज, मरलिन बाज पक्षी की ही एक किस्म और अन्य वस्तुएं। इसके बदले वे सफ़ेद और रंगीन कपड़े, कहरुबा, एक पीला भूरा धातु जिससे गहने बनाए जाते थे, कहरुबा, नमक, हींग, गहने और शीशे व मिट्टी के बर्तन वापस ले जाते थे। वाणिज्यिक खेती का असर बाहरी कारक के रूप में जंगलवासियों की जिंदगी पर भी पड़ता था। जंगल के उत्पाद जैसे शहद, मधु, मोम और लाख की बहुत मांग थी। लाख जैसी कुछ वस्तुएं तो 17वीं सदी में भारत से समुद्र पार होने वाले निर्यात की मुख्य वस्तुएं थी। हाथी भी पकड़े और बेचे जाते थे। व्यापार के तहत वस्तुओं की अदला बदली भी होती थी। कुछ कबीले भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाली ज़मीनी व्यापार में लगे थे, जैसे पंजाब का लोहानी कबीला। वे पंजाब के गांवों और शहरों के बीच होने वाले व्यापार में भी शिरकत करते थे। सूफी गायक को सुनते हुए एक किसान और शिकारी को दिखाया गया है। ये सूफी गायक है, ये देख रहा है, ये आपका शिकारी है, ये किसान है। सामाजिक कारणों से भी जंगलवासियों के जीवन में बदलाव आए। कबीलों के भी सरदार होते थे। बहुत कुछ ग्रामीण समुदाय के बड़े आदमियों की तरह कई कबीलों के सरदार जमींदार बन गए। कुछ तो राजा भी हो गए। ऐसे में उन्हें सेना खड़ी करने की ज़रूरत हुई। उन्होंने अपने ही खानदान के लोगों को सेना में भर्ती किया या फिर अपने ही भाई बंधुओं से सैन्य सेवा की मांग की। सिंध इलाके की कबीलाई सेनाओं में 6000 घुड़सवार और 7000 पैदल सिपाही होते थे। असम में अहोम राजाओं के अपने पायक होते थे। ये वे लोग होते थे जिन्हें ज़मीन के बदले सैनिक सेवा देनी पड़ती थी। अहोम राजाओं ने जंगली हाथी पकड़ने पर अपने एकाधिकार का ऐलान भी कर रखा था। ये आपका इम्पोर्टेंट हो गया। पायक किसे कहते हैं? पायक हो गया जिन्हें ज़मीन के बदले सैनिक सेवा देनी पड़ती थी। हालांकि कबीलाई व्यवस्था से राजतांत्रिक प्रणाली की तरफ संक्रमण बहुत पहले ही हो चुका था, लेकिन ऐसा लगता है कि 16वीं सदी में आकर ही यह प्रक्रिया पूरी तरह विकसित हुई। इसकी जानकारी हमें उत्तर पूर्वी इलाकों में कबीलाई राज्यों के बारे में आइन की बातों से मिलती है। आइन मतलब आइन अकबरी, ये आपका आइन अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। उदाहरण के तौर पर 16वीं 17वीं सदी में कोच राजाओं ने पड़ोसी कबीलों के साथ एक के बाद एक युद्ध किया और उन पर अपना कब्जा जमा लिया। जंगल के इलाकों में नए सांस्कृतिक प्रभावों के विस्तार का भी शुरुआत हुई। कुछ इतिहासकारों ने तो दरअसल यह भी सुझाया कि नए बसे इलाकों के खेतिहर समुदाय ने जिस तरह धीरे धीरे इस्लाम को अपनाया, उसमें सूफी संतों पीर ने एक बड़ी भूमिका अदा की थी। ज़मींदार को हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये टॉपिक कैसा लगा? अगर कुछ सजेशन देना हो तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कृपया लाइक और सब्सक्राइब भी कर लें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे वो भी एनसीईआरटी फैक्ट्स को जान सके। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, हर हर महादेव।